हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी बूम्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 के अगले टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्वतंत्र विन्यास का नियम या अफ्यूवन का नियम क्या कहलाता है और यह किस प्रकार से होता है। जस्ट हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी कि द्विसंकर संकरण के बारे में हम लोगों ने जाना और उसका क्रॉस करके हम लोगों ने देखा कि वह किस प्रकार से क्रॉसिंग होता है। तो अगर आप हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखें, डाइहाइब्रिड क्रॉस करना सीखें कि कैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, उसका फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स कैसे निकाला जाता है। अगर वो भी नहीं आता हो तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के वीडियो को देखकर आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल्स नामक वैज्ञानिक ने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्या किया था, यानी कि खोज किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंडल्स ने मटर के पौधों को क्या किया था जी, अध्ययन करके उसमें यानी कि 7 जोड़ी डिफरेंट टाइप के मटर के पौधों को अध्ययन करके उन्होंने एक संकरण कराया, यानी कि क्रॉसिंग कराया, जो कि उस क्रॉसिंग में सबसे मान्यता प्राप्त मिलने वाले लंबे और बौने पौधों के बीच था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उसको देखकर यहाँ तक कवर कर सकते हो और आसानी पूर्वक से समझ सकते हो। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग स्वतंत्र विन्यास का नियम, यानी कि स्वतंत्र विन्यास, यानी कि यह स्वतंत्र रूप से रहना ही स्वतंत्र विन्यास का नियम कहलाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे जब मेंडल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था जी, डाइहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस के बीच जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के, यानी कि लक्षण होता है एलिल्स होता है, एलिल्स का मतलब आपका गुणसूत्र होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस के बीच, यानी कि द्विसंकर संकरण एवं बहुसंकर संकरण के बीच जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों के जोड़े के वंशागति का अध्ययन किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र विन्यास के नियम में किया जाता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस के लक्षणों के जोड़े के रूप में मतलब अध्ययन किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक लक्षणों के जोड़े के रूप में अध्ययन करना ही हम कह सकते हैं वो मतलब स्वतंत्र विन्यास का नियम कह सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि वहाँ उन लक्षणों के बीच स्वतंत्र अपव्यूहन होता है या एक लक्षण जोड़े के बीच स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, यानी कि स्वतंत्र विन्यास होता है। और तो इस प्रकार के संकरण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वतंत्र विन्यास का नियम कह सकते हैं या अपव्यूहन का नियम कह सकते हैं। ये हमारा था, यानी कि स्वतंत्र विन्यास का नियम के बारे में। तो कहने का अर्थात हम लोगों ने जब पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने क्रॉस किया था, यानी कि कैपिटल वाई आर और क्रॉसिंग ओवर स्मॉल इसके बीच हमने कराया था। तो आपका जब फर्स्ट पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो भी उत्पन्न हुआ था वह जीव, वो सभी के सभी क्या थे, हमारे पूर्ण रूप से यानी कि प्रभावित होने वाले, इसको निकाला जाता है, 1 मिनट, इसको तोड़ा जाता है RYR, यानी कि डाइहाइब्रिड से इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड में हम लोग तोड़े थे। मोनोहाइब्रिड से जब हम लोगों ने क्या किया था, क्रॉस कराया था, तो ये सभी का सभी कैपिटल, यानी आया था कैपिटल वाई कैपिटल R स्मॉल वाई स्मॉल r, ये सभी के सभी F1 जनरेशन में उत्पन्न होने वाले थे। तो ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से ये क्या है, आपका स्वतंत्र रूप से माने पाया जाने वाला बीज था, यानी कि हमने इसको माना था पीला गोल बीज माना था, यानी कि येलो राउंड सीड माना था। इसको हम लोगों ने क्या माना था, मतलब क्या माना था हम लोगों ने, पीला झुरीदार बीज माना था, यानी कि इस तरह से इसको हम लोगों ने माना था। तो हम बताए थे कि ये क्या होता है, ये इसको क्या करता है, दाब देता है। क्यों दाब देता है, क्योंकि हम लोग डोमिनेंस का नियम पढ़े होंगे, लॉ पढ़े होंगे लोग, तो उसमें जानते हैं लोग कि डोमिनेंस का लॉ क्या कहता है। कहने का मतलब ये जो होता है ये प्रभावी होता है इसके ऊपर,
जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई भी एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति हो, वो अपने से कमजोर व्यक्ति को क्या कर सकता है, आसानी से मार सकता है। तो वही चीज कहने का था, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला एक बीज था, इसलिए इसको स्वतंत्र विन्यास का नियम कहा गया। और यह स्वतंत्र विन्यास का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल्स नामक वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, अध्ययन किया था, स्टडी किया था। तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विन्यास यानी कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या होता है, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है ये किस प्रकार से होता है। यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, पेयर्स के रूप में होते हैं या ऑन पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम का बारे में किसने क्या बताया था, इसमें हम लोग जानेंगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं वह किस प्रकार से इनहेरिटेंस का काम करता है। तो आप देखिए, इसको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम यानी कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोम सिद्धांत के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मेंडल्स के उनका वंशागति यानी इनहेरिटेंस का जो लॉ को देखा गया था, तो उनको यानी कि हम जानते हैं कि अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिक का जो उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। तो इन सभी चीज़ को खोज करने के बाद से ग्रेगर जॉन मेंडल्स के नियम को उनको मान्यता मिलने में लगभग 34 साल लग गया। तो 34 साल में मतलब इनकी मान्यता प्राप्त हुआ। यानी कहने का था, ये जब जीवित थे तो इनकी मान्यता पर उतना गौर नहीं किया गया था। जब इनकी मृत्यु हुई तो वही मृत्यु होने के बाद से 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर उनकी नियमों को स्टडी करने यानी कि अध्ययन करने के बाद से देखा, तो उनकी प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाएं थी, यानी कि जो लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था और उनके जितने भी क्रॉसिंग ओवर था, वह उस क्रॉसिंग ओवर से पता चला कि इनकी जो मान्यताएं थी वो क्या थे, सबसे सूटेबल थे हर एक चीज़ के लिए। तो इनका यानी कि अनुवांशिकी का पिता हम लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल्स को कहते हैं। तो लगभग इनको 34 वर्ष लग गया था इनकी पूरी यानी कि अपनी मान्यता को क्या करने के लिए, दाखिल कराने के लिए। कहने का अर्थात वो अपने मान्यता को प्राप्त करने के लिए लड़ते रह गए, लेकिन उनको मान्यता न मिलने के कारण से उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। तो बाद में इनके मृत्यु होने के बाद से 3 वैज्ञानिक आए। तीनों वैज्ञानिक ने उसको मिलकर क्या किया, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद से उनके सिद्धांतों पर गौर किया, देखा, तो वही उनका सिद्धांत क्या हो गया, उनकी मान्यता को देखा गया, समझा गया और बताया गया कि जो इनकी मान्यता है वो क्या है, सही है। तो इसलिए इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला तो वही मृत्यु के बाद इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आता है यानी कि क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर होता है। तो उस कोशिका के अंदर यानी कोशिका का जब विभाजन किया जाता है तो उसमें होता है माइटोसिस और मियोसिस के कारण से, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस होता है जिसको हम लोग अर्धसूत्री और समसूत्री के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री जो होता है वह अर्धसूत्री और समसूत्री ये माइटोसिस और मियोसिस के विभाजन के फलस्वरूप सभी जो कि इसके अंदर होते हैं वह क्या होते हैं, पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे क्रोमोसोमल के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, क्रोमोसोम सिद्धांत के बारे में हम लोग ने बताया था कि इसके मतलब अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो वाल्टर सट्टन है और थियो बोबेरी हैं, ठीक है, जिनको हम लोग टी बोबेरी के नाम से हम लोग जानते हैं, टी बोबेरी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बतलाया कि यानी उनके सिद्धांत के अनुसार से चला गया तो गुणसूत्र का बताया गया कि जो व्यवहार किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है, तो जीन के रूप में किया जाता है। यानी कि ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, सट्टन और बोबेरी जो थे, उनके सिद्धांत के अनुसार देखा गया, यानी उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं वह जीन के अकॉर्डिंग कार्य करते थे, जीन के तरह भांति होते थे, जीन के जैसे ही होते थे। और इन्होंने यह बतलाया कि जब कोशिका विभाजन यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है तो वह समसूत्री या अर्धसूत्री
सूत्री यानी कि माइटोसिस एंड मियोसिस के रूप में क्रोमोसोम को आसानी से समझा जा सकता है। हमने अभी पहले जस्ट अभी आपको बताया कि जब सेल का डिवीजन किया जाता है यानी सेल डिवीजन होता है तो वह अर्धसूत्री और समसूत्री के विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, आसानी से उनकी हर एक अंदर जो भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं एलिमेंट्स जो उनके होते हैं वह आसानी से पूर्ण रूप से उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि इन्होंने यह बतलाया कि किन्होंने यानी कि सटन और बोवेरी नामक ने बतलाया कि जो कोशिका विभाजन के होते हैं, जब कोशिका विभाजन के फलस्वरूप समसूत्री एवं अर्धसूत्री के रूप में क्रोमोसोम को आसानी से क्या किया जाता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मेंडल के नियमों को सटन और बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इस क्रोमोसोम के गतिविधियों को समझाया गया, यानी कि उन्होंने इनके नियमों को क्या किया, जो समझाया कि नहीं इनका जो नियम था, मेंडल्स का जो नियम था वह उनकी एक क्या था, एक यानी कि गतिविधियों के तौर पे चलने वाला नियम था। यानी कि कहने का अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाले नियम्स को हम लोग को आसानी से इसमें मतलब देखा जा सकता है। कहने का अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो हमारा संचरण होता है वह जीन हो या क्रोमोसोम हो, तो वही क्रोमोसोम क्या होता है, जीन के रूप में मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्थानांतरण होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि मेंडल्स के नियमों को सटन और बोवेरी नामक ने यह कहा कि इस क्रोमोसोम की गतिविधियों को आसानी से क्या किया, समझाया गया और जीन के समान ही क्रोमोसोम युग्म यानी कि पेयर के रूप में पाए जाते थे। जो जीन होते हैं वो आपके पेयर्स के रूप में होते हैं, यानी कि वही पेयर्स के रूप में पाए जाने वाले, यानी कि ये हमारा सपोज कि ये हमारे क्या है, गुणसूत्र की संरचना है, तो ये हमेशा देखिए तो पेयर्स के रूप में है। तो यही पेयर्स के रूप में पाए जाने वाले क्या होते हैं, जीन भी होते हैं। तो वही जीन के समान ही क्रोमोसोम भी युग्म के रूप में पाया जाता है और पाया है। एक जीन के दोनों एलील्स समजात क्रोमोसोम को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम को ये दर्शाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये कहने का अर्थात यही हम लोगों का क्या है, क्रोमोसोमल सिद्धांत है। ये क्रोमोसोमल सिद्धांत का मतलब अध्ययन करने वाले वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने किया था और बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वह किसकी भांति कार्य करते हैं, तो जीन की भांति कार्य करते हैं। और वही जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोमल का जो होते हैं वो पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपका था क्या चीज़, क्रोमोसोमल का सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, वंशागति था। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, संचरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि पेरेंट्स से उनके अगली पीढ़ी संतानों में क्या होता है, संचरण किया होता है, जिसके कारण से उनका लक्षण आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। चलिए आप इसको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे जीन और क्रोमोसोम में क्या अंतर होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चीज़, जीन और क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के दोनों डिफरेंस क्या होते हैं। तो हमने अभी जस्ट बताया कि क्रोमोसोम ही क्या करता है, जीन का रूप लेता है। तो लगभग समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो जीन और क्रोमोसोम में खास कोई डिफरेंस उतना नहीं होता है, लगभग दोनों एक ही जैसे ही क्या करते हैं, भांति कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं जीन और क्रोमोसोम में अंतर क्या होता है। देखिए जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होते हैं। तो कहता है कि जीन जो होता है यह हमेशा जोड़े के रूप में पाया जाता है, यानी कि पेयर के रूप में होता है। क्या होता है, पेयर के रूप में हमेशा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जीन पेयर में रहता है तो आप क्रोमोसोम भी अभी जस्ट हमने फिगर बनाया, तो ये भी हमेशा क्या होते हैं, पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जीन भी पेयर के रूप में होते हैं और क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर्स के रूप में होते हैं, यानी कि जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। ये देखिए तो जोड़े हमने अभी जस्ट ऐसे बनाया, ये एक क्रोमोसोम की हमने ऐसे संरचना बनाया। यही क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है, जोड़े के रूप में होता है और इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, लगभग समझिए जीन हमारा अवस्थित होता है। जो जीन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए मैं इसको पहले समझाता हूँ जीन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखिए
सपोज दैट कि अगर यह क्रोमोसोम दोनों अलग अलग जाति का है, यानी अलग अलग दोनों डिफरेंट से एक दूसरे के, अगर ये मेल का है तो ये फीमेल का है, तो देखिए ये एक दूसरे को कैसे संचरण करते हैं, तो इसको हमने समझा रहे हैं। तो हम इस पे मान ले रहे हैं कि ए बी सी डी एंड ई, ये क्या है, ए बी सी डी क्या है आपका, एक जीन है। क्या है, एक जीन हम मान ले रहे हैं। तो जस्ट ये भाई इसी का अपोजिट रहेगा ना, यानी कि एक मेल है तो इसका फीमेल, तो इसी का अपोजिट, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी डी एंड ई, ये भी आपका क्या है, जीन है। तो जब यह अपना यानी कि संयोग करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन की क्रिया में कैसे परिवर्तित होते हैं, तो देखिए यानी कि ये थोड़ा सा आगे की ओर डाउन होना शुरू करते हैं, यानी कि यही क्रोमोसोम हम जैसे ये दोनों एक दूसरे के सटे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अब ये अपना छोड़ छोड़ता है इधर से, ये अपना थोड़ा सा छोड़ डाउन करता है, और ये जैसे रहता है नीचे वाला वैसे के वैसे ही रहता है। ये थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये एक दूसरे के में लगभग समझिए कि आधा क्या होता है, एंट्री कर जाता है। और चौथा स्टेज में यह 90 डिग्री का समझिए कि आपका एंगल बन जाता है। ये 90 डिग्री की एंगल्स में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट। हमने बताया था कि इसमें ए था, बी था, सी था, डी था, इसमें ए था, बी था, सी था, डी था, इसमें भी आपका ए था, बी था, सॉरी ए बी सी एंड डी, इसमें था ए बी सी एंड डी। तो देखिए ये जब होता है ना, तो इसका जीन इसके अंदर चला जाता है और इसका जीन आ जाता है इसके अंदर आ जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुद एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, आपस में आके जुड़ रहे हैं। तो जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका जीन इनके ऊपर आ जाएगा और इनका जीन जाएगा उनके ऊपर। तो यही आने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी और यहाँ पे ये आ जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, कहने का अर्थात ये जीन का ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से होता है। तो यह जीन का क्या है, मतलब स्थानांतरित किस प्रकार से होता है, तो यह देखा गया है, तो इस तरह से बताया गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जीन जो होते हैं वह क्रोमोसोम के ही भांति कार्य करते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वह जीन की तरह ही पेयर के रूप में रहते हैं। तो वही चीज कर रहा है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पेयर में रहते हैं। कह रहा है कि यह युग्मक निर्माण के समय, यानी कि युग्मक के निर्माण के समय, युग्मक के निर्माण के समय, यानी युग्मक के निर्माण के समय यह पृथक हो जाता है। यानी कि जब जीन निर्माण करता है तो यह यानी कि युग्मक गैमेट्स का जब निर्माण करता है तो ये क्या होता है, पृथक हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद से हमारा क्या करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि युग्मक गैमेट्स मिलकर यानी कि जाइगोट्स का निर्माण करते हैं। तो वही कह रहा है कि ये कह रहा है कि लेकिन गैमेट्स के निर्माण के समय, यानी कि गैमेट्स जब निर्माण होता है तो यह क्या होते हैं, जीन जो होते हैं पृथक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये भी कहता है कि ये भी युग्मक के निर्माण के समय में क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। देख सकते हैं दोनों का दोनों क्या है, एकदम समान है, एकदम इक्वल है। ये कह रहा है कि एक युग्मक में यानी कि कोई एक गैमेट्स है, उस एक गैमेट्स के जीन के जोड़ों में से केवल एक ही क्या होता है, रहता है। यानी कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन रहेगा, दो क्रोमोसोम पे दो जीन रहेगा, यानी एक जीन एक क्रोमोसोम के लिए ही कार्य करता है। तो हमने जस्ट इसके पहले बार पढ़ाया था एक जीन के वंशागति का नियम। तो इसीलिए कह सकते हैं यही उसका रूल है। यह कहता है कि यह किसी समजात, यानी कि समजात का मतलब एक समान जैसा, समजात क्रोमोसोम के जोड़ों में से केवल एक ही आ पाता है। कहने का मतलब कोई जोड़ा रहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि 46 जोड़ा होता है, यानी कि 46 संख्या होता है। तो ये 46 संख्या क्या होता है, जब टूटता है तो 23 गो संख्या और 23 गो संख्या में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो ये 23 जोड़ा यानी कि एक ही उसमें से आ पाता है, यानी कि ये 23 आ पाता है, आधा आता है। तो यही आता है कि एक आ पाता है। तो ये दोनों का अलग अलग हो गया। चौथा कहता है कि इसके जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विसंयोजित होते हैं। यानी कि हम लोगों ने अभी जस्ट स्वतंत्र विन्यास का पढ़ा नियम, तो स्वतंत्र विन्यास में कह सकते हैं कि जो जीन होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है,
तो देखिए, तो यही कह रहा है कि इसके जोड़े एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो इनका पेयर होता है, जो जोड़े होते हैं, वह जोड़े एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो लेकिन ये कह रहा है, क्रोमोसोम कह रहा है कि ये अलग अलग क्रोमोसोम के, यानी कि जो हमने दो अलग अलग बनाया, दोनों क्रोमोसोम के जोड़ों में स्वतंत्र रूप में भी संयोजित होता है, यानी कि ये अपना अलग स्वतंत्र रहता है और ये अपना अलग स्वतंत्र रहता है। दोनों अपना एक दूसरे से क्या होते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में संयोजित, वे मतलब क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हो जाते हैं। तो ये था हम लोगों का क्रोमोसोम और जीन के मतलब डिफरेंस के बारे में, अंतर के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यह अगर समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आसानी से और आप क्लासेस को आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।